ये लेसन नंबर 7 जन आंदोलन का उदय 12th क्लास के लिए। इसमें अब है दलित पैंथर्स के बारे में कि भाई दलित पैंथर्स कौन से राज्य में हुआ और इसके उदय के बारे में। उदय 7वें दशक के शुरुआती सालों से शिक्षित दलितों को पहली पीढ़ी ने अनेक मंचों से अपने हक की आवाज़ उठाई। इनमें ज़्यादातर शहर की झुग्गी बस्तियों में पलकर बड़े हुए दलित थे। दलित हितों की दावेदारी के इसी क्रम में महाराष्ट्र में 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन दलित पैंथर्स बना। आज़ादी के बाद ये कई बार आता है कि भाई दलित पैंथर्स का निर्माण कब हुआ, तो दलित पैंथर्स का निर्माण 1972 में हुआ था। सबसे पहला आंदोलन कौन सा था इसमें? सबसे पहला आंदोलन था उत्तराखंड के अंदर जो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध किया गया था। इसमें 1970 के अंदर ये आंदोलन किया गया था, चिपको आंदोलन जिसका नाम था। इसमें भौतिक साधनों के मामले में अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे। वे इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में जाति आधारित किसी भी तरह के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी दी गई है। आरक्षण के कानून तथा सामाजिक न्याय की ऐसी ही नीतियों का कारगर क्रियान्वयन इनकी प्रमुख मांग थी। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। यह जो भारतीय अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। सरकार ने इसके अंतर्गत 7 और 70 के दशक में कानून बनाए। इसके बावजूद पुराने ज़माने में जिन जातियों को अछूत माना जाता था उनके साथ इस नए दौर में भी सामाजिक भेदभाव तथा हिंसा का बर्ताव कई रूपों में जारी रहा। दलितों की बस्तियां मुख्य गांव से अब भी दूर होती थी। दलित महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होते थे। जातिगत प्रतिष्ठा की छोटी मोटी बात को लेकर दलितों पर सामूहिक जुल्म ढाए जाते थे। दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न को रोक पाने में कानून की व्यवस्था नाकाम साबित हो रही थी। दूसरी तरफ दलित जिन राजनीतिक दलों का समर्थन कर रहे थे, जैसे रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, वे चुनावी राजनीति में सफल नहीं हो पा रही थी। वे पार्टियां हाशिए पर रहती थी। चुनाव जीतने के लिए इन्हें किसी दूसरी पार्टी के साथ गठजोड़ करना पड़ता था। ये पार्टियां लगातार टूट का भी शिकार हो रही थी। इन वजहों से दलित पैंथर्स ने दलित अधिकारों की दावेदारी करते हुए जन कार्रवाई का रास्ता अपनाया। अब गतिविधि। महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार से लड़ना दलित पैंथर्स और अन्य मुख्य गतिविधि थी। दलित पैंथर्स तथा इनके सहधर्मी संगठनों ने दलितों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन अपना चलाया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने 1989 में एक व्यापक कानून बनाया। इस कानून के अंतर्गत दलित पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया। दलित पैंथर्स का बृहत्तर विचारधारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी औद्योगिक मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों का एक संगठन खड़ा करना था। इस आंदोलन से पढ़े लिखे दलित युवकों को एक मंच मिला जिसमें जहां से वे अपनी सृजनशीलता का उपयोग प्रतिरोध की आवाज़ बनाकर कर सकते थे। इस दौर में अनेक आत्मकथाएं तथा अन्य साहित्य रचनाएं प्रकाशित हुई। इन रचनाओं में दलित लेखकों ने जहां जाति प्रथा की क्रूरता की जबरता मुखालफत की, भारतीय समाज के सबसे दबे कुचले तबके के जीवन के अनुभवों इन रचनाओं में दर्ज थे। इन रचनाओं से मराठी भाषा के साहित्य में जबरदस्त हिलोर उठी। साहित्य का दायरा अब ज़्यादा विस्तृत हुआ। उसमें समाज के विभिन्न वर्गों की नुमाइंदगी हुई और संस्कृति के धरातल पर एक टकराव की शुरुआत हुई। आपातकाल के बाद के दौर में दलित पैंथर्स ने चुनावी समझौते किए। उसमें कई विभाजन भी हुए। यह संगठन राजनीतिक पतन का शिकार हुआ। बैकवर्ड एंड मोनार्टी एम्प्लॉयज फेडरेशन, जिसको हम बाम सेप का नाम कहते हैं, ने दलित पैंथर्स की अवनीति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति की। भारतीय किसान यूनियन
70 के दशक से भारतीय समाज में कई तरह के असंतोष पैदा हुए। यहाँ की समाज के जिन तबकों को विकास की प्रक्रिया में कुछ लाभ हुआ था, उनमें भी सरकार और राजनीतिक दलों के प्रति नाराजगी थी। 80 के दशक का कृषक संपर्क इसका एक उदाहरण है, जब अपेक्षाकृत धनी किसानों ने सरकार की नीतियों का विरोध किया तो उसका उदय 1988 में जनवरी के उत्तर प्रदेश में एक मेरठ शहर के अंदर लगभग 20,000 किसान जमा हुए। ये कौन से सन की बात है? ईयर की 1988 में। ये किसान सरकार द्वारा बिजली की दर में की गई बढ़ोतरी का विरोध कर रहे थे। किसान जिला समाहर्ता के दफ्तर के बाहर 3 हफ्तों तक डेरा डाले रहे। इसके बावजूद इनकी मांग मान ली गई। किसानों का यह बड़ा अनुशासित धरना था और जिन दिनों वे धरने पर बैठे थे, उन दिनों आसपास के गांव में उन्हें निरंतर राशन पानी मिलता रहा। मेरठ के इस धरने को ग्रामीण शक्ति या कहे कि काश्तकारों की शक्ति का एक बड़ा प्रदर्शन माना गया। धरने पर बैठे किसान भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के सदस्य थे। बीकेयू पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। यह 80 के दशक के किसान आंदोलन के अग्रणी संगठनों में एक था। तीसरे अध्याय में आपने पढ़ा था कि सरकार ने जब हरित क्रांति की नीति अपनाई तो 1960 के दशक के अंतिम सालों से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को फायदा होना शुरू हो गया। इसके बाद के सालों में इन इलाकों में गन्ना और गेहूं मुख्य नकदी फसल बने। नकदी फसल कौन सी होती है? जिसको बेचते ही पैसे मिल जाएं, तो गन्ना और गेहूं क्या थी? नकदी फसल। 1980 के दशक के उत्तरार्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रयास हुए। इस क्रम में नकदी फसल के बाजार को संकट का सामना करना पड़ा। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी करने, कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियां हटाने, समुचित दर पर गारंटीशुदा बिजली आपूर्ति करने, किसानों के बकाया कर्ज माफ करने तथा किसानों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की मांग की। ऐसी मांगें देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई। महाराष्ट्र के शेतकारी संगठन ने किसानों के आंदोलन को इंडिया की ताकत यानी शहरी औद्योगिक क्षेत्र के खिलाफ भारत यानी ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम करार दिया। आप तीसरे अध्याय में ये बात पढ़ चुके हैं कि भारत में अपनाए गए विकास के मॉडल से जुड़े विवादों में कृषि बनाम उद्योग को विवाद प्रमुख था। यही विवाद 80 के दशक में एक बार फिर उठा, जब औद्योगिकरण की आर्थिक नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र पर खतरे मंडराने लगे थे। मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि मैं किसान बनना चाहता हूँ। क्या हमें अपने देश में किसानों की ज़रूरत नहीं? विशेषताएं, इसकी क्या विशेषताएं थी? सरकार पर अपनी मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के क्रम में बीकेयू ने रैली, धरना, प्रदर्शन और जेल भरो अभियान का सहारा लिया। इन कार्यवाहियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों के गांव में हजारों हजार, कभी कभी तो 1 लाख से भी ज़्यादा किसानों ने भाग लिया। पूरे 80 के दशक पर बीकेयू ने राज्य के अनेक जिला मुख्यालयों पर इन किसानों की विशाल रैली आयोजित की। देश की राजधानी दिल्ली में भी बीकेयू ने रैली का आयोजन किया। इस लामबंदी का एक नया पक्ष यह था कि इसमें किसानों के जातिगत जुड़ाव का इस्तेमाल किया गया था। बीकेयू के अधिकांश सदस्य एक खास समुदाय के थे। इस संगठन में जातिगत समुदाय को आर्थिक मसले पर एकजुट करने के लिए जाति पंचायत की परंपरागत संस्था का उपयोग किया। किसी औपचारिक संगठन ढांचे के अभाव के बावजूद बीकेयू अपने को लंबे समय तक कायम रख सका, क्योंकि यह संगठन अपने सदस्यों के जातिगत वंशगत संपर्क जाल पर आधारित था। बीकेयू के लिए धनराशि और संसाधन इन्हीं संपर्क तंत्रों से जुटाए जाते थे और इन्हीं के सहारे बीकेयू की गतिविधियां भी संचालित होती थी। बीकेयू कृषि को WTO से बाहर रखे सरकार। उनकी क्या मांगे थी? मैसूर में 15 फरवरी भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर रखने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए तो देश को इसके सामाजिक आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे।
यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत और उसकी राष्ट्रीय समायोजन समिति के संयोजक एम युद्धवीर सिंह ने आज यहाँ एक प्रेस सम्मेलन में चेताया कि अगर भारत विश्व व्यापार संगठन के कायदे कानूनों को मान लेता है तो यह उसके लिए खतरनाक होगा। विश्व व्यापार संगठन को अगले दौर की बैठक नवंबर में हांगकांग में होने वाली है। नेताओं ने कहा कि सरकार पर दबाव डालने के लिए आगामी 17 मार्च को नई दिल्ली में रैली निकाली जाएगी ताकि सरकार खेती से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के आगे घुटने न टेके। रैली में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 5 लाख किसानों के आने की उम्मीद है। रैली के बाद बीकेयू पूरे देश में विश्व व्यापार संगठन के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। क्या आप जानते हैं कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है? अपने देश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही तटीय इलाकों में देसी मछुआरे समुदायों के हजारों हजार परिवार इस काम में लगे हुए हैं।